गुड इवनिंग, कैसे हो स्टूडेंट्स। ये क्लास आज लाइव नहीं आ रही है, ये क्लास आज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रही है और हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट, राइट। तो उसी लाइन में, उसी एडजस्टमेंट में हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे किसका, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशंस एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस सारे के पढ़ेंगे। इजी है, चलिए स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। देखो, हमने लास्ट क्लास से बहुत सारी पढ़ लिए थे ना, एडजस्टमेंट, रिबेट का एडजस्टमेंट, डिस्काउंट एडजस्टमेंट, सारे पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और आपका बहुत सारे और भी पढ़े थे, क्या क्या था, रिबेट था, डिस्काउंट था, है ना, इनकम टैक्स था, ड्राइंग था, है ना। इन सभी चीजों को हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्या, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन के ना दो मेथड होते हैं। क्या होते हैं? दो मेथड होते हैं। आप सभी लोगों ने डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ी होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक मशीनरी है, ठीक है ना, मैं आपसे कहती हूँ एक मशीनरी है, राइट, और मशीनरी आपकी कितने की है, 10 लाख, राइट। मैं आपसे कहती हूँ इसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक, 10 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ है और इसकी जो सेल्वेज वैल्यू है वो निल है। आप डेप्रिसिएशन बताओ। आप कहोगे बहुत आसान है मैम, इसका डेप्रिसिएशन होगा 10 लाख डिवाइड बाय 10 इक्वल 1 लाख रुपीज। ये तो कितना आसान है। मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल आसान है। अब इस डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के तरीके क्या है, तो वो भी आप लोग मुझे आसानी से बता दोगे, बता दोगे ना, बता दोगे। आफ्टर ऑल इंटेलिजेंट बच्चे जो हो, बता ही दोगे। इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। क्या है? पहला तरीका है, आप कहोगे मैम पहली एंट्री हम डेप्रिसिएशन की कैसे डालते हैं, मेथड 1, और ये सब आप लोग डालते आए हो ना, मेथड 1 मैं नाम दे रही हूँ, ठीक है ना। ये सब आप लोग करते आओ। आप क्या एंट्री पास करते हो, आप पास करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना, 1 लाख से, यही करते हो। ये सब आप लोग आज तक करते आए हो। और इसके बाद क्या करते हो, इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हो, तो एंट्री डालते हो। तो एंट्री क्या डालते हो, एंट्री डालते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए, यही डालते हो। आप कहोगे बिल्कुल मैम यही डालते हैं। मैंने कहा हाँ यही डालते हो आप लोग, राइट। ये आप लोग करते आ रहे हो, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। अब इसी के साथ ना बच्चों एक और मेथड होता है जिसमें हम बनाते हैं, इसको मैं नाम दे रही हूँ मेथड 2। क्या है, सब मेरे से टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिखा ही आ रहा है, ठीक है, जिसको मैं नाम देती हूँ किसका, मेथड 2 का, ठीक है। इसमें हम एक अकाउंट ओपन करते हैं। एक अकाउंट जो ओपन करते हैं वो कौन सा करते हैं, वो हम अकाउंट ओपन करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, या जिसको हम एक और नाम देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन की एंट्री डालो, अगर मैं आपसे कहूँ आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री डालो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप ये करोगे, हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 लाख गया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1 लाख, राइट। और इसके बाद जैसे कि आप करते आए हो, क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दोगे, कितने से, 1 लाख।
आप यही करते आए हो ना आज तक, और आप आगे भी यही करोगे। ठीक है, आप आगे भी मतलब ऐसे ही करते आए हो। ठीक है, क्या करते हो, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, जैसे यहाँ पर चार्ज किया था, और फिर आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हो। यहाँ भी हम क्या करते हैं, हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और बाद में उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बच्चों, यहाँ पे हमने क्रेडिट किसको किया था, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया था ना डेप्रिसिएशन चार्ज है, लेकिन यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसको क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम तो डेप्रिसिएशन यहाँ से भी लगा ही रहे थे, है ना, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करने की रिक्वायरमेंट क्या आ गई। देखो रिक्वायरमेंट इसलिए आती है, रिक्वायरमेंट का रीजन बताती हूँ मैं, रिक्वायरमेंट इसलिए आती है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, है ना, जब आप यहाँ पे बैलेंस शीट बनाओगे तो आप बैलेंस शीट में डायरेक्ट दिखा दोगे मशीनरी, मशीनरी इन 9 लाख रुपए की, है ना, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, 9 लाख की मशीनरी दिखा दोगे। लेकिन जब यहाँ बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ बैलेंस शीट कैसे दिखाओगे, यहाँ बैलेंस शीट में दिखाओगे कि मशीनरी मेरे पास थी 10 लाख की, इसमें मैंने लगाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख का, तो मेरे पास मशीनरी आ गई 9 लाख। ठीक, ये क्या है आपका, ये जो प्रेजेंटेशन है बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला प्रेजेंटेशन, ये ज्यादा क्लियर डेप्रिसिएशन, ये ज्यादा क्लियर प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, इसमें आपको पता चल रहा है मशीनरी कितने की है। यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन हटा के डायरेक्ट लिख दिया डेप्रिसिएशन 9 लाख का, है ना, अभी तो एक सिंगल मशीनरी है। अब ओवर द पीरियड क्या होता है, आप बहुत सारी मशीनरी खरीदते हो, बहुत सारी मशीनरी को बेचते हो, करते हो ना, बहुत सारी मशीनरी खरीदते हो, बहुत सारी मशीनरी को बेचते हो, तो ये आइडेंटिफाई करना ना, ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में कितनी मशीनरी अकाउंट में पड़ी है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद टोटल कितना इन्वेस्टमेंट मशीनरी पे आज तक किया गया है, वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और यहाँ से प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है। तो क्या, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, है ना, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन हम ये अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनाते हैं, ताकि हमें क्लियर कट पता हो भाई मशीनरी अकाउंट हमने स्टार्टिंग में 10 लाख की खरीदी थी, फिर हमने इसमें 8 लाख का एडिशन किया था, उसके बाद हमने 4 लाख की बेच दी थी। लेकिन जब हम ऐसे नहीं करते और डेप्रिसिएशन उसी में चार्ज करते जाते हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इससे कंफ्यूजन मिट जाता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हम एक कॉन्ट्रा अकाउंट ओपन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा, इसको कॉन्ट्रा असेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट को ओपन करते हैं और वहां पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और एडजस्टमेंट आती है आप लोगों की, वो एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो इसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, और हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखो, मानो आपके पास 31 मार्च 2023 को, ठीक है, 31 मार्च 2023 को जो डेटर थे वो कितने थे,
मान लो आपके पास उस वक्त डेटर थे 1 लाख रुपए, कितने के थे? 1 लाख रुपए के डेटर्स थे, राइट। अब मैं कह रही हूं कि आपको डाउट था, आपको क्या था? आपको डाउट था कि 10% डेटर, आपको डाउट था कि प्रोविजन फॉर डाउट, आपको डाउट था कि 10% डेटर्स ऐसे होंगे जो कि पैसे नहीं देंगे, 10% डेटर ऐसे होंगे जो आपको आने वाले समय में पैसा नहीं देंगे। आपको ये डाउट था। आज मेरे पास 1 लाख के डेटर है 31 मार्च 23 को, जिसमें 10% डेटर्स ऐसे होने वाले हैं जो कि मुझे पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो आपने प्रोविजन क्रिएट किया। अब जब आपने प्रोविजन क्रिएट किया तो आप प्रोविजन क्या क्रिएट कर रहे हो कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बेसिकली आप लॉस को बुक कर रहे हो इन एडवांस कर रहे हो। तो जब आप लॉस को इन एडवांस बुक कर रहे हो तो आप एंट्री क्या डालोगे? भाई हम लॉस बुक कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपने कहा भाई मैं मान के चल रहा हूं कि 10,000 के डेटर्स ऐसे होंगे जो मुझे पैसा नहीं देंगे। एग्री कर गए आप? ठीक है, 10,000 के डेटर्स ऐसे होंगे जो मुझे पैसा नहीं देंगे। अब आप इसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर मैं पूछूं बैलेंस शीट में दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? ठीक है ना, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? है ना, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट में आप कहोगे मेरे डेटर थे कितने? 1 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 10,000 रुपए, यानी मेरे नेट डेटर बचे 90,000। इस तरीके से आप दिखा दो। ये तो आपका फर्स्ट ईयर था। क्या था? फर्स्ट ईयर था, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या हुआ अगले साल? आप ये मान के चल रहे थे कि आपको 10,000 डेटर्स ऐसे होंगे जो कि पैसे नहीं देंगे। क्या है? 10,000 के डेटर्स ऐसे होंगे, 10,000 रुपए ऐसे होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, ये मान के आप चले। अब क्या हुआ ड्यूरिंग 23-24? अब क्या हुआ ड्यूरिंग 23-24? ड्यूरिंग 23-24 क्या हुआ? आपके बेड डेट हो गए। क्या हो गए? आपके बेड डेट हो गए। बेड डेट का मतलब आप मान के चल रहे थे कि आपको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में आपको 8,000 रुपए नहीं मिले। आपने क्या मान के चला? आप मान के चल रहे थे 1 लाख रुपए जो मुझे डेटर से लेने हैं उसमें से 10,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? आपको 8,000 रुपए डेटर से नहीं मिले। क्या हुआ? एक्चुअल में 8,000 रुपए आपको डेटर से नहीं मिले। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ठीक है, अब आप क्या करोगे? देखो आप क्या करोगे? आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा था ना, आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा था ना 10,000 रुपए का, है ना। इसके दो तरीके होते हैं अगर आप प्रोविजन नहीं बनाते। अगर आप प्रोविजन नहीं बनाते ना, इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। पहला, इफ देयर इज नो प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन नहीं होता तब। ठीक है, मतलब प्रोविजन का मतलब वही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, इफ देयर इज प्रोविजन, अगर यहाँ पे प्रोविजन है तब क्या करो? देखो अगर हमने प्रोविजनिंग नहीं की होती, अगर हमने प्रोविजनिंग नहीं की होती तो हम क्या करते? हमारे लिए काम और सिंपल हो जाता। कैसे सिंपल हो जाता? हम क्या करते? हम लिखते बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, हम डेटर को उतने से कम कर देते हैं। ये हमारा पहला काम था, क्योंकि हमने प्रोविजनिंग तो की नहीं थी 8,000 रुपए। जब यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम बेड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेटर अकाउंट से कम कर देते हैं। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद क्या होता है? हम बेड डेट को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो एंट्री क्या डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, ठीक है, 8000। एक केस तो ये, एक करने का तरीका है। दूसरा क्या है, जब हमारे पास प्रोविजन होता है ना, जब हमारे पास प्रोविजन होता है, जैसे कि इस केस में हमारे पास प्रोविजन कितने का है, 10,000 का प्रोविजन है ना हमारे पास, राइट। तो हम इस केस में क्या करेंगे, अगर हमें बेड डेट जो 8,000 का हो रहा है उसे किससे एडजस्ट कर लेंगे, उस बेड डेट को हम एडजस्ट कर लेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट से। हम एंट्री क्या डालेंगे, हम एंट्री डालेंगे बेड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000, 8,000, राइट। अब मान लो ये तो हो गया, जो बेड डेट हमें एक्चुअल में हुए, हम मान के चल रहे थे हमें 10,000 के बेड डेट होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें 8,000 के ही बेड डेट हुए, तो हमने जो प्रोविजन बना रखा था उससे हमने एडजस्ट कर लिया। अब भाई अगले साल, मतलब अगले साल यानी इस साल जो ईयर एंड आपका होगा 31 मार्च 2024, इसमें भी आपको वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना होगा ना 10% से, राइट। क्या करना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना होगा 10% से। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस अमाउंट पे 10% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है किस अमाउंट पे ये 10% कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास जो डेटर थे वो कितने के थे, 1,00,000 रुपए के थे, ठीक। और बेड डेट कितने के होगा बच्चों, बेड डेट हो गए 8,000 के, यानी हमारे पास जो डेटर बचे वो कितने के बचे, 92,000 के बचे। अब इसमें बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% से, कितना हो जाएगा, 9200 हो जाएगा, है ना, यही होगा। हमारे पास 1,00,000 के डेटर्स थे, कितने के थे, 1,00,000 के डेटर्स थे, उसमें से एक्चुअली हमें पता चल गया कि 8,000 के डेटर से हमें पैसे नहीं मिलने, यानी कि हमें 92,000 रुपीज मिल जाएंगे, हमारे 8,000 बेड डेट हुए हैं। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास कितने का डेटा बचे, 92,000 के बचे। अब इस 92,000 के आप 9200 के डेटर्स बनाओगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ, आपका ओपनिंग प्रोविजन बैलेंस क्या था, आपकी ओपनिंग क्या थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 थी ना, ठीक। इसमें से आपके बेड डेट कितने हुए थे, इसमें से आपके बेड डेट हुए थे 8,000 के, यानी कि 2,000 तो अभी भी आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में है, राइट। 2,000 अभी भी आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में है। और इस ईयर एंड पे आपको कितने के प्रोविजन बनाने हैं, 9200 के। ऑलरेडी आपके पास कितने का है, 2,000 के हैं, है ना। इसको इस तरीके से समझो, मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, उस 10,000 रुपए में से आपने 8,000 रुपए खर्च कर दिए, अब आपके पास 2,000 रुपए बचे हुए हैं। अब आपको किसी सामान को खरीदने के लिए 9200 रुपीज चाहिए, राइट। अब किसी सामान को खरीदने के लिए आपको 9200 रुपीज चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी कितने हैं, 2,000 है, और आपको चाहिए कितने, 9200 रुपीज, यानी एक्सेस और कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट तो ये है ना, टोटल तो ये रिक्वायरमेंट है, पहले से कितने हैं, 2,000, यानी कि मुझे 7,200 रुपीज और चाहिए, कितने और चाहिए, 7,200 रुपीज। तो फिर हम एंट्री क्या डालेंगे, हम कहेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,200 में जितने की रिक्वायरमेंट है हम उतने की बना लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको फॉर्मूला दूं तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस बेड डेट माइनस बेड डेट
ठीक है, इसको छोड़ो, फॉर्मूले को आप लोग छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने फॉर्मूला समझा। ठीक है, आप ये देखो आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन अकाउंट में कितना पड़ा है 2000। ठीक है, आपके प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी कितना पड़ा है 2000। आपको चाहिए कितना 92, कितने का प्रोविजन बना है 70 to 100 का प्रोविजन आपको और बनाना है। ठीक है ना, चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पास आ रहा है, वो आ रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या आ रहा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है, आप कहोगे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड पढ़ा दिया, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्काउंट रिसीव पढ़ा दिया है ना, मैं ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है। देखो, जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स, वो क्या था, आपको या तो एक्चुअल में डिस्काउंट किसी को दे दिया है या एक्चुअल में डिस्काउंट आपको किसी से मिल गया है, वो चीज थी। लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है कि भविष्य में ये क्या है, एक एस्टिमेशन है डिस्काउंट का। ये क्या है, भविष्य में मुझे अपने डेटर से पैसे रिसीव करने के लिए क्या डिस्काउंट देना पड़ सकता है। क्या है, भविष्य में अपने डेटर से पैसे कलेक्ट करने के लिए मुझे उन्हें क्या डिस्काउंट देना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मान लो मेरे जो डेटर है वो कितने के हैं, वो मान लो डेटर है 2 लाख रुपए के। ठीक है, 2 लाख रुपए के। अब इसमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो है 15,000 रुपए का। ठीक, अब मुझे प्रोविजन बनाना है इसके लिए, डिस्काउंट के लिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 10%। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस अमाउंट पे बनाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे वो किस अकाउंट पे बनाएंगे, किस अमाउंट पे बनाएंगे, है ना। हमारे पास क्वेश्चन तो यही आता है। पहला, क्या हम 2 लाख जो कि हमारा डेटर है उसका 10% करके 20,000 का बनाएंगे, या फिर हमारे जो 2 लाख के डेटर हैं उसमें से 10,000 हटा दो, इसका 10% यानी 1,90,000 का 10%, 19,000। इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है। हम किस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। देखो, एक बात बताओ, जिसको आप ऑलरेडी मान चुके हो कि भाई इससे तो पैसे मिलने ही नहीं है ना, आप ऑलरेडी मान चुके हो कि 10,000 लोग, 10,000 वाले डेटर्स ऐसे हैं, है ना, ये 10,000 रुपए वाले डेटर्स ऐसे हैं कि इनसे तो पैसा मिलना ही नहीं है। ठीक, जब आप ये ऑलरेडी मान चुके हो कि इनसे पैसा नहीं मिलना, जब आप ये ऑलरेडी मान चुके हो कि इनसे पैसा नहीं मिलना, तो अब सवाल आता है, क्या इस पे ये प्रोविजन बनाना कि भाई इन 10,000 वालों को मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ डिस्काउंटिंग करना या उसके ऊपर प्रोविजन बनाना, जब इसको कंप्लीटली मान रहे हो कि ये गॉन केस है, पॉसिबल, मतलब कोई लॉजिक बनता है, नहीं बनता है। मैं दूसरे शब्द बोलूं, मान लो क्लास के 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, हर क्लास में होते हैं जो कि बिल्कुल डफर होते हैं, टीचर को पता है, क्लास के स्टूडेंट्स को पता है, सबको पता है भाई इनका कुछ भी कर लो ये फेल ही होंगे। तो क्या ऐसे टीचर्स पे स्टूडेंट्स, इनके साथ पढ़ने वाले कोई मेहनत करते, नहीं करते। आप ऑलरेडी मान चुके, किस पे मेहनत करते, टीचर मेहनत करता है उस पर कि हाँ इससे मेहनत कीजिए तो पास होता है। भाई 10,000 लोग ऐसे हैं जिससे कुछ भी कर लो पैसे नहीं मिल रहे, जब ऐसा है तो फिर उस पर प्रोविजन क्यों करना डिस्काउंट का, क्या मैं इनको डिस्काउंट दे दूंगा तो मुझे पैसे दे देंगे, ये गलत है। इसलिए हम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू बचती है ना उस पे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 19,000 रुपीज। क्या होगी, 19,000 रुपीज। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, 19,000। और ये आपका बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है भाई। जब हम ऑलरेडी मान चुके हैं 10,000 वालों से हमें पैसे मिलने ही नहीं है, हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि 10,000 वालों से हमें पैसा मिलना ही नहीं है, तो फिर उससे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना क्या है? गलत है। तो टोटल डेटर अमाउंट पे आप प्रोविजनिंग नहीं करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद ही करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करने के बाद ही आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाते हो। भाई मुझे बार बार देखना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मैं बहुत क्लास रिकॉर्ड कर चुकी थी और मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़े, इसे मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। क्या आता है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, बर्बाद हो गई। अर्थक्वेक आ गया, बर्बादी हो गई। सुनामी आई, बाढ़ आया, पानी गोडाउन में घुस गया, सामान बर्बाद। ये एबनॉर्मल लॉसेस है, रोज रोज नहीं होते बिजनेस, कभी कभार ऐसी चीज होती है। तो क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। फॉर एग्जाम्पल मैं मान रही हूँ क्या हो गया? आग लग गई। क्या हो गया? आग लग गई। मान लो आपके गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी थी 5 लाख, है ना? आपके गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी थी 5 लाख रुपए। अब फायर की वजह से क्या हो गई? खाक हो गई। जितनी इन्वेंट्री थी वो क्या हो गई? खाक हो गई। यानी कि सारी इन्वेंट्री जल गई, कुछ भी सामान नहीं बचा, सब कुछ जल गया। आपके गोडाउन में 5 लाख का माल पड़ा था, आग लग गई, पूरे 5 लाख का माल जलकर खाक हो गया, है ना? क्या हो गया? खाक। यानी आपको लॉस कितने का हुआ? 5 लाख का। तो आप क्या एंट्री डालोगे? आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। क्यों हुआ? लॉस ऑफ फायर। फायर यानी आग की वजह से हुआ। भैया क्या डल गई? जो आप इन्वेंट्री आपकी थी वो जल गई, यानी टू परचेज। टू परचेज भाई, परचेज करके आप जो सामान खरीद के लाए थे, है ना, वो सबका सब क्या हो गया? वो सब का सब जलकर खाक हो गया, है ना? लॉस ऑफ फायर, ये लॉस बाय फायर कर लो यार। वो सबके सब जल के क्या हो गया? खाक हो गया, लॉस बाय फायर। तो आप एंट्री क्या डालोगे? 5 लाख टू परचेज 5 लाख। भाई जब खरीद के लाए होगे इस इन्वेंट्री को तो एंट्री क्या करी होगी? यही करी होगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। यही एंट्री की होगी। अब भैया ये जो 5 लाख का माल था तो जल गया था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जितनी परचेज करके लाए थे सब आपकी जल के खत्म हो गई। अब आप कहोगे मैम एक बात बताओ, ये जो लॉस हुआ है ये तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाएगा, इंश्योरेंस वाले तो पैसा दे देंगे। मैंने कहा वेल डन, इंश्योरेंस वाले पैसा दे देंगे, आपके स्टॉक का इंश्योरेंस था। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया जितने का लॉस होता है इंश्योरेंस कंपनी से कभी उतने का पैसा नहीं मिलता। मानती हूं मैं, चलो 5 लाख का आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? मान लेती हूँ मैं, चलो इंश्योरेंस से आपको मिल गया 4 लाख रुपए। तो आप क्या करोगे? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, आप मान के चल रहे हो कि मुझे इंश्योरेंस से मिल गया 4,20,000 रुपए। बाकी का क्या गया? बाकी का तो लॉस ही हो गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का हो गया? 80,000 का आपको लॉस हो गया। टू लॉस बाय फायर 5 लाख। समझ में आ गया? आग लग गई, आग लगने की वजह से आपका सामान जल गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अर्थक्वेक आ जाता तो लॉस बाय अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट।
सुनामी या बाढ़ आती है तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट। इस तरीके से आप करोगे डेबिट टू परचेज, आपका जो भी सामान था वो चल गया, बर्बाद हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा मिलेगा तो इंश्योरेंस के अकाउंट को डेबिट कर दोगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इतना पैसा भाई मुझे इंश्योरेंस से मिल जाएगा, ये आप मान के चल रहे हो, क्या मान के चलो कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 4,20,000 रुपए मिल जाएगा। जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इंश्योरेंस कंपनी कर देना, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक कर लिया 80,000 का, और बाकी आपका लॉस रखा है आपने एक कर दिया। बहुत सिंपल था एबनॉर्मल लॉस को बुक में रिकॉर्ड करना। एबनॉर्मल लॉस के बाद अब कुछ चीजें और आती हैं, है ना, कुछ चीजें और आती हैं। अब वो क्या है देखो, एक होता है आपका अक्रूड एक्सपेंसेस। क्या होता है? अक्रूड एक्सपेंस। क्या भला है अक्रूड एक्सपेंस? क्या भला है अक्रूड एक्सपेंस? देखो अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है भाई, एक्सपेंस क्या हो गया, ड्यू हो गया, लेकिन आपने पे नहीं किया। अक्रूड एक्सपेंस का क्या मतलब है? अक्रूड एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस ड्यू, ढंग से इंग्लिश में लिख देती हूँ ना टेलीग्राम लैंग्वेज की जगह। इसका मतलब होता है एक्सपेंस हैज बीन ड्यू बट नॉट पे। ये ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, ठीक है। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आप जो रेंट है ना, रेंट पे करते हो हर महीने की 15 तारीख, ठीक। 15 फरवरी को रेंट पे करोगे, 15 मार्च को करोगे, 15 अप्रैल को करोगे, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? अक्रूड एक्सपेंस आप बोलोगे, ठीक है। चलो देखो, रेंट पेबल आपका कब है? मान लो रेंट पेबल है आपका 15th ऑफ एवरी मंथ, ठीक। क्या है? 15th ऑफ एवरी मंथ आपका रेंट पे करना होता है, ठीक है ना, ये आपको करना होता है। अब क्या हुआ, मतलब आप पे कितने का करते हो? 10,000 रुपए। कब करते हो? 10,000 रुपए करते हो। अब आए आप नाउ ऑन 15th मार्च, ठीक है। नाउ ऑन आया 15th मार्च। अब मैं इस एग्जांपल में मान के चल रही हूँ, जो आप रेंट पे कर रहे हो ना, वो आप कैसे पे कर रहे हो? आप एडवांस पे नहीं कर रहे हो। मतलब ये है कि आप 15 मार्च को जो रेंट पे करोगे वो फरवरी का करोगे, यानी कि 15 मार्च को आप जो रेंट पे करोगे बच्चों, 15 मार्च को जो आप रेंट पे करोगे वो कब का करोगे? 15 मार्च को आप रेंट पे करते हो 15 फेब से लेकर 15 मार्च तक का, ठीक है। वैसे तो रेंट एडवांस पे होता है, लेकिन मैं यहाँ मान के चल रही हूँ आप जो रेंट पे कर रहे हो वो क्या पे करो, महीना पूरा हो जाता है उसके बाद आप रेंट पे करते हो। क्या करते हो? महीना पूरा हो जाता है फिर आप रेंट पे करते हो। यानी 15 मार्च को आप जो रेंट पे कर रहे हो 15 फेब से लेके 15 मार्च का कर रहे हो, ठीक। अब एक बात बताओ, यानी आपको पेमेंट अब अगली कब करोगे? 15 मार्च को करोगे। 15 मार्च को आपने पेमेंट कर दी, ठीक। 15 मार्च को आपने पेमेंट कर दी, किसके लिए? 15 फेब से 15 मार्च के लिए। अब बताओ ऑन 31st मार्च, ऑन 31st मार्च क्या हुआ? ऑन 31st मार्च क्या हुआ? अगर मैं ईयर एंड की क्लोजिंग की बात करूं, ईयर एंड क्लोजिंग की बात करूं बेटा, तो आपके पास 15 मार्च से लेकर
31 मार्च तक का रेंट तो पेबल हो गया ना, रेंट तो पेबल हो गया ना, ये तो इसी साल का खर्चा है ना। ये जो 15 दिन का रेंट है 15 मार्च से लेके 31 मार्च, ये तो इस साल का खर्चा है। आप पे कब करोगे? अप्रैल में करोगे, है ना। 15 मार्च से लेकर, इधर देखो, ये 15 फेब से 15 मार्च, अब जो ये 15 मतलब 16 मार्च से 15 अप्रैल तक का जो रेंट है वो आप कब पे करोगे? ये आप पे करोगे 15 अप्रैल को, राइट। समझ में आ गया? 15 फेब से 15 मार्च का रेंट पे किया 15 मार्च को, उसी तरीके से 16 मार्च से 15 अप्रैल का आप जो रेंट पे करोगे वो आप कब करोगे? तो आप करोगे 15 अप्रैल को। अब 15 अप्रैल को करोगे तो अगला साल चालू हो जाएगा, ठीक। तो ये जो रेंट है आपका, है ना, ये जो रेंट है 15 मार्च से 31 मार्च का, ये तो क्या हो गया? ये तो ड्यू हो गया ना 31 मार्च तक। यानी आधे महीने का जो रेंट है वो आपको इसी साल बुक करना पड़ेगा ना, इसी साल बुक करना पड़ेगा भाई, इसी साल का खर्चा है। आप भले उसे पे करो या ना करो, तो आप एंट्री क्या डालोगे? चार्जिंग पे लगा कि नहीं? हाँ, आप एंट्री क्या डालोगे? आप एंट्री डालोगे, आप एंट्री डालोगे, आप एंट्री डालोगे भाई 15 दिन का खर्चा तो आप बुक करोगे ना, जो अक्रू हो गया है। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, ठीक है, टू रेंट पेबल। कितने का? आधे महीने का है ना, 5,000। अक्रूड एक्सपेंस, जो भी खर्चा अक्रू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, जो भी खर्चा अक्रू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आपके पास वाटर बिल आया था, आपके पास वाटर बिल आया था, आपको वाटर बिल पे करना था। अब वाटर बिल पे करना था, वो ड्यू भी हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो वो भी क्या है? एक्सपेंस है आपका। तो आप क्या डालोगे? वाटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वाटर पेबल। तो जब आप पे करोगे तो उसकी एंट्री ये कर दोगे। मान लो आपके पास वाटर बिल आया, क्या आया? वाटर बिल आया, आता है भैया, वाटर बिल अभी भी आता है। आपके पास वाटर बिल रिसीव हुआ 20 मार्च को, राइट। अब 20 मार्च को वाटर बिल रिसीव हुआ तो आपको पे कर देना था, लेकिन आप 31 मार्च तक पे नहीं कर पाए, ड्यू टू सम रीजन आप पे नहीं कर पाए वाटर बिल। तो भाई अब जब वाटर बिल पे नहीं कर पाए तो बुक तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस तो अप्रूव हो गया है ना। तो आप क्या करोगे? वाटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वाटर बिल पेबल, ठीक है। जिससे भी अमाउंट से आया होगा वो आप बुक कर लोगे। समझ में आ गया? अक्रूड एक्सपेंस। इसी तरीके से एक होता है आपका अक्रूड इनकम, एक क्या होता है? आपका अक्रूड इनकम। जैसे अक्रूड एक्सपेंस होता है वैसे ही होता है आपका अक्रूड इनकम। अब बात आती है कि भाई अक्रूड इनकम क्या होता है? अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम को बोलते हैं इनकम हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपने इनकम अर्न तो कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, रिसीव कर ली लेकिन अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एफडी थी, है ना, आपके पास क्या थी? एक एफडी थी। मान लो ये एफडी कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी, ठीक? अब इस एफडी को पे आपने मार्च तक मान लो 10,000 का इंटरेस्ट क्या कर लिया था? अर्न कर लिया था। 10,000 तक का इंटरेस्ट अर्न कर लिया था। तो खैर नहीं मिलता, आप लोग भी कहोगे मैम क्या ही करूं। मान लो मार्च तक इसमें 4,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया, राइट। लेकिन ये 4,000 रुपए आपको नहीं मिले थे। आपने 4,000 का इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया था लेकिन आपको 4,000 रुपए नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि भाई एफडी का जो इंटरेस्ट है वो कैसे मिलता है? एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता है ईयरली बेसिस पे, है ना, ईयरली बेसिस पे मिलता है। अब मान लो आपने ये जो एफडी कराई थी, हम्म,
कब कराई थी? कभी भी कराई थी यार। मान लो ये एफडी आपने कराई थी 1 अक्टूबर को। कब कराई थी? 1 अक्टूबर को कराई थी। 1 अक्टूबर को आपने एफडी कराई थी। कब कराई थी? 1 अक्टूबर को आपने एफडी कराई थी 2023 में। आगे साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8% से एफडी थी। तो 1 लाख पर अगर आप 8% निकालोगे 6 मंथ का तो कितना आता है? 4,000 ही तो आएगा। तो भाई ये 4,000 का इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया है, अर्न तो कर लिया है आपने, लेकिन आपको मिला नहीं है। मिलेगा कब? मिलेगा आपको सितंबर में जाकर ना, सितंबर 24 में। कब मिलेगा? मिलेगा आपको जाके सितंबर 24 में, क्योंकि एक साल में मिलता है ना। तो सितंबर 24 में मिलेगा। मान लो 30 सितंबर 24 को जाके आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। आज तो नहीं मिला है, लेकिन आपने इनकम तो अर्न कर ली है, और ये इनकम इसी साल की है 4,000। तो आप क्या करोगे? आप इसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या डालोगे? एंट्री डालोगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इतने से 4 छोटी छोटी एडजस्टमेंट है। चलो अगली आती है आपकी एडवांस इनकम और एडवांस एक्सपेंस। एडवांस इनकम और एडवांस एक्सपेंस हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि हम इनकम को या रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करते हैं, इनकम को या रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं एक कोचिंग पढ़ाती हूँ, और मैंने कहा कि भाई अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम है जनवरी 25 में, जिनका एग्जाम है, ठीक है, जनवरी 2025 में जिनका एग्जाम है सीए फाउंडेशन का, ठीक है ना, सीए फाउंडेशन का जिनका जनवरी 2025 में एग्जाम है, उसके लिए जो बैच है वो मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ? वो बैच में स्टार्ट कर रही हूँ अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने, क्योंकि इधर तो बहुत कम आपको टाइम मिलता है। जुलाई में रिजल्ट आया है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत, जून एंड में एग्जाम खत्म हुए थे आपके, जुलाई, अगस्त और सितंबर मिड से 2 महीना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टाइम अच्छा है सितंबर के बाद से। तो मैंने कहा कि भाई 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, मैम कहता है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बोलता है, कब आया मेरे पास? मेरे पास आके वो मान लो मैंने जैसे ये निकाला 10 सितंबर को मैंने ये नोटिफिकेशन निकाला कि 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है फेस टू फेस सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के लिए। 10 सितंबर को मेरे पास आया, बोलता है मैम ये पकड़ो आपकी 20,000 रुपए की फीस। क्या बोलता है? ये पकड़ो अपने 20,000 रुपए की फीस, और मैं आपका जनवरी 2025 का बैच लूंगा। अब एक बात बताओ, ये बैच कब शुरू होगा? 1 अक्टूबर को शुरू होगा। आज मैंने इससे कहा कि बेटा बैच जनवरी में शुरू होगा, मतलब बैच अक्टूबर में शुरू होगा, आप अक्टूबर में आइएगा, अक्टूबर में फीस दे दीजिएगा। अभी फीस कर मैम आप ले लो, मैं मेरी सीट कंफर्म करो, मैं आऊंगा पढ़ूंगा, ले लो आप, बाद में जब होगा तो सेट कर लेना। एडवांस फीस देके चला गया ये बंदा। अब एक बात बताओ, क्या मैंने इसको सर्विस प्रोवाइड कर दी है? क्या मैंने इसको सर्विस प्रोवाइड कर दी है? कर दी है क्या सर्विस प्रोवाइड? मैंने इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की है ना, मैंने इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। मुझे सर्विस प्रोवाइड करना है, ये मुझे सिर्फ एडवांस रिसीव हुआ है। क्या हुआ है? एडवांस रिसीव हुआ है ना। तो मैं इसको क्या करूंगी? मैं इसको क्या करूंगी? मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगी? मैं कहूंगी भाई फीस अकाउंट डेबिट टू फीस received in advance। फीस अकाउंट डेबिट कर, इसकी जगह करूंगी कैश, है ना। मैं क्या करूंगी? कैश, या कैश तो मिल गया ना, मैं कहूंगी कैश अकाउंट डेबिट, मुझे कैश तो मिल गया 20,000 रुपए का, लेकिन मैं इसको एज ए फीस रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मैं इसको एज ए फीस रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि फीस मेरी रेवेन्यू है, और मेरा रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। तो मैं क्या करूंगी? फीस रिसीव्ड इन एडवांस के अकाउंट में इसको डालूंगी 20,000 रुपए।
तो ये जो अकाउंट है ना, फीस रिसीव्ड इन एडवांस है ना, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है, ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, मेरे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना, लाइबिलिटी है। और ये लाइबिलिटी जो होती है वो कहाँ आती है, वो बैलेंस शीट में आती है, ठीक है, कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है। और ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ना, क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। तो हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए करेंट लाइबिलिटी। इसको बोलते हैं एडवांस इनकम। क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम। इनकम अगर हमें एडवांस में मिल जाती है तो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है और हम उसे बैलेंस शीट में एज करेंट लाइबिलिटी शो करते हैं। एडवांस इनकम के बाद हमारा अगला हेड आता है, वो है एडवांस एक्सपेंस। क्या आता है, एडवांस एक्सपेंस, ठीक है। मैं एक के पास गई, मुझे अपनी कोचिंग के लिए जगह चाहिए थी, पढ़ाने के लिए, कोचिंग क्लास खोलने के लिए। मैं गई, मैंने देखा, बात की, मुझे जगह बहुत पसंद आ गई, राइट। मैं उसके पास गई थी, मान लो मैं आज गई, तो आज क्या तारीख है, मैं आज 4 सितंबर को उसके पास गई, मुझे जगह बहुत पसंद आ गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे जगह पसंद है, आप बताओ रेंट वेंट क्या है, कितना देना है, क्या करना है। तो उसने बोला मैडम ऐसा है कि इसका जो रेंट रहेगा वो रहेगा 20,000 रुपए पर मंथ। कितना रहेगा, 20,000 रुपए पर मंथ रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें आप ये ऐसा ऐसा चेंज कर दो मेरे लिए, ये रिक्वायर्ड है। उसने बोला ठीक है मैडम, मैं ये सब चेंजेस वेंजेस करके सब कुछ कर कुरा के, अगर आपको जल्दी ना हो तो ये सब करने में मेरे को टाइम मिलेगा, मेरे को भी जल्दी नहीं है, मैं तो जगह ढूंढ रही थी, मुझे जगह पसंद आ गई, मैं बुक कराना चाहती हूँ। ठीक है, बोलता है अच्छी बात है मैडम, बुक करा लो। तो मैंने कहा आप ये सारे कर दो। बोलता है कि मैम ये सब मैं कर दूंगा, और ये सब करके मैं आपको इसको हैंड ओवर करूंगा। कब, मैं आपको इसको हैंड ओवर करूंगा मान लो 1 नवंबर को, ठीक है ना। आपने जो चेंजेस बताया, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं 1 नवंबर 2024 को आपको दे दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, 1 नवंबर 24 को दे देना। 1 नवंबर 24 को उसने मुझे दे दिया। अब देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मैंने कहा एक काम करो, आप 6 महीने का जो रेंट है, 6 मंथ रेंट है, इसको क्या है, इसको एडवांस ले लो। मैंने उसे 6 महीने का रेंट एडवांस दे दिया। 1 नवंबर से लेकर 6 महीने का आपका होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैंने उसे पूरा 30 अप्रैल 2025 तक का रेंट एडवांस दे दिया। मैंने कहा रेंट पकड़ो भैया, राम राम करो, रेंट पकड़ो, ले जाओ, 6 महीने का रेंट एडवांस देता हूँ। बोलता है ऐसा क्या, हमने कहा हाँ। मैंने उसको कितने रुपए दिए आप लोग बताओ। मैंने उसको 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का रेंट 1,20,000 रुपए एडवांस दी। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें 1,20,000 में नवंबर से लेकर मार्च तक का जो खर्चा है, नवंबर से लेकर मार्च तक का जो खर्चा है, वो तो इस साल का है ना, करंट ईयर का है, राइट। नवंबर से लेके मार्च तक का जो खर्चा है वो क्या है, वो आपका करंट ईयर है। लेकिन जो ये अप्रैल का खर्चा है, ये तो नेक्स्ट ईयर का है। यानी मैंने इसको क्या कर दिया है, एडवांस पे कर दिया। क्या कर दिया है, एडवांस पे कर दिया है ना। क्या किया, एडवांस पे कर दिया है। तो जो मैंने एडवांस पे किया उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं एंट्री डालूंगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, इतने से ठीक है। तो ये जो हमारा प्रीपेड रेंट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, असेट होता है, करंट असेट होता है, क्योंकि हमने एडवांस में आगे से पैसा दे दिया है। दूसरे की लायबिलिटी मेरे लिए क्या है, असेट है। तो प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, प्रीपेड, पहले एडवांस में अगर आपने किसी को कुछ भी पैसा दे दिया है तो वो क्या होता है आपके लिए, असेट होता है। क्या होता है, असेट होता है। और इसको आप कहाँ दिखाते हो, इसको आप दिखाते हो कहाँ पे,
इसको आप दिखाते हो बैलेंस शीट में एज करेंट असेट, ठीक है, राइट। चलो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास एक और चीज बची है इंपॉर्टेंट, वो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है? देखो गुड्स सेंट अप्रूवल बेसिस होता है भैया आप सामान ले जाओ, 2 दिन 3 दिन यूज कर लो, ठीक है, पसंद आ जाए जवाब दे देना, जब पसंद आ जाएगा जवाब दे दोगे तो हम सेल्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है? हम गुड्स को भेज देते हैं, कस्टमर चेक कर ले, देख ले, उसको पसंद आएगा तो अप्रूव कर देगा। ये होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स थे, ठीक है, कौन थे? मिस्टर एक्स थे, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10,000 रुपए का सामान बेचा था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कैसे बेचा था? 10,000 का सामान बेचा था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कब बेचा था? मान लो ये सामान बेचा था 16 मार्च 2023 को, माल बेचा था, ठीक। मिस्टर वाई लेके चले गए। अब जब मिस्टर वाई लेकर गए, कब लेकर गए? 16 मार्च को लेकर गए, ठीक। अब मिस्टर वाई 16 मार्च को लेकर गए तो हमने क्या रिकॉर्ड किया? हमने रिकॉर्ड किया हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? हम सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। एक मिनट ना, ठीक है। तो जब हम सेल करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक्चुअल एंट्री पास करेंगे ना। तो हम कहेंगे भैया हमने सामान बेच दिया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री करेंगे मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना। हमने जब 16 मार्च को सामान बेचा तो हम ये एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग सेल मेड करके ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, इस तरीके से। ऐसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे 16 मार्च को। अब देखो होता क्या है आगे बच्चों, 31 मार्च 23 तक मिस्टर वाई, 31 मार्च 23 तक क्या आता है? मिस्टर वाई अनअप्रूव कर, ठीक है, मिस्टर वाई क्या कर देते हैं? अनअप्रूव कर देते, ठीक है। मिस्टर वाई अनअप्रूव द गुड्स, मिस्टर वाई कहते हैं ना पसंद नहीं आया, क्या होता है? मिस्टर वाई अनअप्रूव द गुड्स। अब भैया मिस्टर वाई ने गुड्स को तो अनअप्रूव कर दिया। अब जो गुड्स को अनअप्रूव कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। जब हम सेल को रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे? हम एंट्री डालेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। सेल तो रिवर्स हो गई, ठीक है, सेल तो रिवर्स हो गई। अच्छा ये जो सामान बेचा था ना मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10,000 रुपए का, उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो कॉस्ट थी ना, इस आइटम की जो कॉस्ट थी, अगर मैं बोलूं इस आइटम की जो कॉस्ट थी, वो कॉस्ट थी कितनी? वो कॉस्ट थी 8,000। कितनी कॉस्ट थी? 8,000 रुपए इस आइटम की कॉस्ट थी, जिसको मिस्टर वाई को बेचा था 10। भाई अब जो सामान वापस आया है इसको हमें स्टॉक में भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, इस सामान को हमें स्टॉक में भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल तो रिवर्स कर दी, साथ ही साथ हमें स्टॉक में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या डालेंगे?
हम डालेंगे स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। देखो एक चीज बताओ, मिस्टर वाई अनअप्रूव द गुड्स का मतलब क्या है? मिस्टर वाई अनअप्रूव गुड्स का मतलब है या तो मिस्टर वाई अनअप्रूव करके गुड्स को अगर दे जाते तो वो ऑलरेडी इन्वेंटरी स्टॉक में आ जाता, काउंट हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर वाई की तरफ से कुछ आया ही नहीं है, ना तो ये पता चल रहा है कि वो अप्रूव है, ना ये पता चल रहा है कि वो अनअप्रूव है, पता नहीं उनके हिसाब से, उनके तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया है। ठीक है, इधर ना मैं सेंटेंस को तो चेंज कर देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अनअप्रूव द गुड्स को आप गलत समझोगे। ये जो एंट्री है ना, नो रिस्पॉन्स अभी तक है, ये मान लो नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि उनको गुड्स पसंद है या उनको गुड्स पसंद नहीं है। तो इससे इसमें हम क्या करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि गुड्स अनअप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हम सेल को रिवर्स कर देंगे और स्टॉक ऑन अप्रूवल, क्योंकि स्टॉक अभी भी किसके पास है, मिस्टर वाई के पास है, तो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब भी, और अगर अनअप्रूव कर दिया तब भी, अनअप्रूव हो गया है तब भी। अगर अनअप्रूव हो गया मतलब कॉल करके अनअप्रूव बाय मिस्टर वाई, मिस्टर वाई ने ये कहा कि मिस्टर एक्स, हेलो एक्स भैया मुझे गुड्स पसंद नहीं आया। अब मिस्टर वाई ने ये तो बोल दिया मुझे गुड्स पसंद नहीं है, लेकिन कहा कि मैं तुम्हें गुड्स एक दो दिन में लौटा दूंगा। ठीक है, अब एक दो दिन में लौटा देगा, बीच में 31 मार्च आ गई, अब वो स्टॉक में तो है ही नहीं वो गुड्स, है ना, वो गुड्स तो स्टॉक में है ही नहीं, लेकिन हमें ट्रेडिंग अकाउंट में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्टॉक ऑन अप्रूवल पे है, ये स्टॉक अप्रूवल पे है, ऐसा करके हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। राइट, उसको हम ऐसा करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। राइट, हाँ चलो। हम्म, हम जो गुड्स लाते हैं ना उसका यूज अदर देन सेल भी करते हैं ना। गुड्स यूज्ड फॉर अदर देन सेल, आपने सेल के अलावा भी गुड्स को यूज किया है। ठीक है, अब सेल के अलावा आप गुड्स को किस किस चीजों में यूज कर सकते हो, देख, सेल के अलावा आप गुड्स को यूज कर सकते हो किसी को डोनेशन देने में। ठीक है ना, आपने पर्सनली ड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ठीक है, या आपने फ्री सैंपल की तरह बांट दिया। ठीक, या आप खुद की बिल्डिंग बना रहे थे उसमें लगा दिया। अगर ऐसा कोई सामान में आप डील करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सीमेंट में डील करते हो तो आपने उसको बिल्डिंग बनाने में लगा। अब मैं आपसे कहूँ, चाहे आप डोनेशन करो, चाहे आप पर्सनल यूज के लिए निकाल लो, चाहे फ्री सैंपल की तरह हो, चाहे बिल्डिंग बनाने में लगा लो, है ना, कुछ भी करो, एक बात बताओ, अगर आप डोनेशन में देते हो तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है ना। ठीक है, और चारों ही केस में आपकी परचेज क्या होगी, कम होगी। डोनेशन में, ड्राइंग में, फ्री सैंपल में, बिल्डिंग में आपकी परचेज क्या होगी, कम। भाई नॉर्मल में जब हम परचेज करके लाते हैं तो परचेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। जब हम परचेज करके लाते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज टू कैश, बैंक जो भी है वैसा करते हैं। ठीक, अब इन तीनों ही केस में आपकी परचेज क्या होगी, परचेज आपकी कम होगी। अब परचेज कम होगी तो आप परचेज को क्या करोगे, परचेज को क्रेडिट करोगे। राइट, परचेज को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डेबिट किसको करोगे, यहाँ डोनेशन कर रहे हो तो डोनेशन को डेबिट करोगे। ठीक है ना, डोनेशन अकाउंट डेबिट। सिमिलरली यहाँ ड्राइंग कर रहे हो तो क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक,
फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो क्या करोगे, फ्री सैंपल आप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हो, देखो फ्री सैंपल को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो या तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो या आप क्या करो फ्री सैंपल को डेबिट कर दो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक, फ्री सैंपल को भी डेबिट कर सकते हो और एडवर्टाइजमेंट को भी कर सकते हो टू परचेज। और बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग अकाउंट में क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक, अब बात आती है कौन सी चीज कहाँ जाएगी, आपका डोनेशन किस में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, आपका खर्चा है, आपका फ्री सैंपल पीएनएल में जाएगा, आपका खर्चा है। ड्राइंग आपने की है पर्सनल बेनिफिट के लिए, ड्राइंग आपने किस लिए की है, पर्सनल बेनिफिट के लिए किया, ड्राइंग किस लिए करते हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए ना, पर्सनल के लिए, तो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राइट। और कैपिटल अकाउंट किस में शो करते हैं, बैलेंस शीट में, राइट। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में जाती है या आपकी एसेट होती है, तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे, राइट। गुड्स यूज फॉर अदर देन सेल में आप डोनेशन, ड्राइंग, फ्री सैंपल, बिल्डिंग, इसके अलावा भी और चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। अब आता है लास्ट, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। क्या आता है, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। क्या होता है कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, देखो कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ना दो तरीके से हो सकता है। पहला, पहला होता है, अरे यार मैं लैंग्वेज देखूं बहुत लंबी हो जाएगा, जो है इसे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, दो तरीके से होता है, पहला होता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आपको कमीशन कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट पे जिसमें पहले कमी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन चार्ज नहीं किया है, और दूसरा आपको कमीशन कैलकुलेट करना है उस प्रॉफिट में से जिसमें से ऑलरेडी कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जा चुका है। क्या कंफ्यूजिंग है मैम, क्या बोलूंगी समझ ही नहीं आया। देखो अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, पहला वाला मैं कह रही हूँ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, आपका जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन मान लो वो 10,000 रुपए, ठीक, आपका जो कमीशन का परसेंटेज है वो 5% है, राइट। कमीशन कैलकुलेट करो, यहाँ बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे 10,000 का 5% कर दोगे और मेरे को बोलोगे मैडम 500 रुपया हुआ, मैंने कहूंगी बिल्कुल सही 500 रुपया हुआ, कोई इशू नहीं, ठीक। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यही लिखा है, कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिया था वो बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि ये जो 10,000 का प्रॉफिट है ना इसमें से अभी तक कमीशन नहीं घटाया गया है, ये जो 10,000 का प्रॉफिट है इसमें अभी तक कमीशन नहीं घटाया गया है, ठीक, ये है। राइट, अब दूसरा होता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ, सेकंड, ये पहला केस था बहुत सिंपल था, दूसरा केस मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है आफ्टर
चार्जिंग, है ना, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मैं आपसे कह रही हूँ कितना है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई आपका जो प्रॉफिट है, मतलब कमीशन है जो आफ्टर चार्जिंग आप, यार इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, कमीशन रेट आफ्टर चार्जिंग, कमीशन रेट आफ्टर चार्जिंग, इसको ऐसे लिखो, कमीशन रेट ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इस 5%। मैं ये कह रही भाई कमीशन रेट जो है वो आपका प्रॉफिट जो आपका आएगा कमीशन चार्ज करने के बाद उसका क्या है 5%, उसका क्या है 5%, ठीक। अब मैं कह रही हूँ आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है बिफोर कमीशन वो क्या है, मैं बोल रही हूँ आपका जो प्रॉफिट है वो बिफोर कमीशन है, मान लो 11,500, कितना है 11,500, इसको कर लो 10,500, कितना है मान लो 10,500, ठीक। क्या है आपका जो प्रॉफिट है, कमीशन का रेट, कमीशन परसेंटेज जो है वो ये है, कमीशन परसेंटेज है वो ये कह रहा है जो प्रॉफिट आएगा कमीशन चार्ज करने के बाद उसका 5%, जो प्रॉफिट आएगा कमीशन चार्ज करने के बाद उसका 5% आपको कमीशन देना है। ये तो एक बात ये बोल रहा है, और प्रॉफिट आपको बिफोर कमीशन बता रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आपको बिफोर कमीशन बताया, तो ऐसे केस में आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड बाय कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट, क्योंकि भाई ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये क्या है, ये तो प्रॉफिट का 100% तो है ही, अब प्लस 5% इसका कमीशन भी मिला हुआ है ना, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया, वो हो गया आपका 10,500, इसमें से हमें अगर मैं हटा दूं तो ऐसे ही लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, 10,500 इसको मल्टीप्लाई करो कमीशन रेट को, क्या हमें कैलकुलेट करना है, और ये डिनोट कितने को कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 100 प्लस 5, 100 ये प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है और 5 ये किसको डिनोट कर रहा है, कमीशन को, तो 100 प्लस 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ना, क्योंकि 100% ही तो प्रॉफिट होगा ना, तो आप इसको कैलकुलेट करो, तो देखो आपके पास कितना आएगा, 10,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, ये आपको मिलेगा ₹500, कितना मिल जाएगा, ₹500, ठीक। ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। अब मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा 10,500 माइनस 500 इक्वल 10,000, राइट। और आपसे क्या बोला है, कमीशन रेट ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी इस वैल्यू पे
इस वैल्यू पे आपको 5% लगाना है। देखो इस वैल्यू पे जब आप 5% लगाओगे तो कितना आएगा, 10,000 का 5% कितना होता है, 500 होता है ना। तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब दिक्कत ये आएगी कि ज्यादातर लोगों को दिक्कत ये आएगी कि भैया ये 100 + 5 क्यों किया हुआ है। भाई मैं सीधा सा कह रही हूँ ना कि आपका प्रॉफिट 10,500 है कमीशन चार्ज करने से पहले, यानी कि अगर आपके पास आपका प्रॉफिट है 10,500 कमीशन चार्ज करने से पहले, यानी इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है, प्रॉफिट जो कि कितना मान रहे हो, हम प्रॉफिट मान रहे हैं 100% प्लस कमीशन जो कि इसमें इंक्लूडेड है कितना, 5%, राइट। यानी टोटल ये कितनी वैल्यू को डिनोट कर रहा है, 105% को डिनोट कर रहा है ना। तो भैया 105% अगर इक्विवेलेंट है 10,500 के, तो हमारा जो प्रॉफिट है 100% वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 10,500 डिवाइड बाय 105 इंटू 100। यूनिटरी मेथड पढ़ा था ना, ये वही है, कैलकुलेट करोगे तो आपको यही मिल जाएगा 10,000, ठीक। और उस पर आप 5% कैलकुलेट करोगे, ये वही चीज, राइट। चलिए एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री वही होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, है ना। पहले आप कमीशन को ड्यू करोगे तो क्या एंट्री डालोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट तो कमीशन पेबल, क्योंकि ये ईयर एंड पे कर रहे हो ना, ईयर एंड 31 मार्च में हो रहा है सारा काम, तो भैया 31 मार्च को पे तो करोगे नहीं, ठीक है ना। 500 500, ठीक। और कमीशन को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन 500 500, राइट, ठीक है, ठीक। चलिए ऑलमोस्ट हमारी सारी सारी की सारी एडजस्टमेंट हो गई है कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इतना पता होना चाहिए बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी मेथड, एक होता है परमानेंसी मेथड, ठीक है। बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बता देती हूँ, यही बता देती हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के ना दो मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी और एक होता है परमानेंसी। क्या मतलब है, लिक्विडिटी मेथड कहता है कि हम असेट को अरेंज करेंगे उसकी किसमें, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी के ऑर्डर में, किसमें, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी ऑर्डर में। मतलब देखो अगर मैं बैलेंस शीट में बात करूं तो सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड क्या होता है, कैश हाईली लिक्विड होता है, यानी हम कैश को सबसे ऊपर शो करेंगे, कैश इन हैंड को, उसके नीचे हम शो करेंगे कैश एट बैंक को, वो उससे कम लिक्विड है। फिर हमारे पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो हैं, फिर डेटर्स हैं, है ना, बीआर है, इस तरीके से जैसे जैसे लिक्विडिटी घटती जाएगी हम उस ऑर्डर में शो करेंगे। परमानेंसी क्या कहता है, परमानेंसी कहता है कि हम बैलेंस शीट में एसेट को शो करेंगे इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग परमानेंसी। अब डिक्रीजिंग परमानेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा परमानेंट क्या है, सबसे ज्यादा परमानेंट क्या है भाई, सबसे ज्यादा परमानेंट होता है लैंड या बिल्डिंग, है ना, बहुत मुश्किल है उसको बेचना, लैंड एंड बिल्डिंग, बाद प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्या होता है, ऑर्डर उल्टा हो जाता है। देखो लिक्विडिटी में बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले हाईली चीज जो हाईली लिक्विड है उसको, कैश इन हैंड हाईली लिक्विड है, उससे कम बैंक वाला है, उससे कम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उससे कम अदर इन्वेस्टमेंट, तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में शो किया हुआ है। परमानेंसी में देखो तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में लैंड एंड बिल्डिंग हाईली परमानेंट, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, फिर स्टॉक, एंड सिमिलरली विद हमारा लाइबिलिटी के साथ होता है। लाइबिलिटी में अगर देखोगे तो बिल्स पेबल हाईली लिक्विड है, फिर ट्रेड क्रेडिटर्स, फिर लोन, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिजर्व सरप्लस एंड कैपिटल। परमानेंसी में उल्टा हो जाएगा, कैपिटल पहले आ जाएगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। तो ये आपको बताया गया कि हम असेट एंड लायबिलिटी को किस तरीके से अरेंज करते हैं बैलेंस शीट। जनरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम इंडिया में परमानेंसी मेथड का यूज करते हैं,
क्या करते हैं, परमानेंसी मेथड का यूज करते हैं और हम हाईली परमानेंट चीजों को ऊपर दिखाते हैं। इसलिए आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको सबसे पहले नॉन करंट असेट्स लिखते हो ना, फिर उसमें टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट्स लिखते हो। ऐसा तो नहीं करते कि सबसे पहले करंट असेट्स लिखो, नहीं करते हैं, परमानेंसी मेथड को फॉलो करके इंडिया में बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये वही चीज है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में, तो उसको अलग से कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बचता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, वो हम करेंगे कल स्टार्ट, लेकिन उससे पहले इसके एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व होगा, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, राइट। टाटा बाय बाय, चलिए।